तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो शानदार प्रदर्शन इसका लगातार जारी है और उसी की वजह से देश दुनिया की ज़्यादातर जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो अपने अनुमानों को बदल रही हैं, संशोधन उनमें हो रहा है। और जो ताज़ा खबर है वो है IMF की यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, जिसने एक बार फिर से जो संशोधन है वो अपने अनुमानों में किया है। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी की है और उसके अनुसार जो भारत है वो लगातार एक बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें किस तरीके से एक मजबूत स्थिति जो है वो नज़र आ रही है भारत की अभी तक अगर देखा जाए। और ख़ासतौर से अभी जितने देश हैं जो कि वर्ल्ड आउटलुक में जिसकी जानकारी दी गई है IMF द्वारा, तमाम जो देश हैं उसमें सबसे तेज़ी से उभरती हुई भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो नज़र आती है और उसी के आधार पर लगातार जो विकास है वो देखने को मिलता है, जिसका हमने आपको जिक्र यहाँ किया। इकोनॉमिक आउटलुक की अगर खास तौर से बात की जाए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि जारी की गई है IMF द्वारा, और अब से पहले भी जब ये जारी की गई थी उसके आंकड़े हमने देखे थे। 2024 और 25 के लिए IMF ने फिर आर्थिक वृद्धि दर का जो अनुमान है उसको बढ़ा दिया है, यानी इजाफा जो है इसमें किया गया है। और जो इजाफा है, अब भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 2024 में 7% रहने का अनुमान जताया गया है। ये अपने आप में जो दूसरा संशोधन किया गया है। IMF ने 2024 के लिए पहले जो वृद्धि दर का अनुमान था वो करीब 6.8% जताया था, लेकिन इसको अब 20 आधार अंक बढ़ा दिया गया, जिसके बाद अब ये 7% हो चुका है। और साथ ही साथ जो इसमें मुख्य कारण बताया गया है वो है कि ग्रामीण इलाकों में बढ़ते निजी उपभोग से वृद्धि दर में जो इजाफा है वो देखने को मिला है। यानी कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर खबर कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं भारत दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था लगातार बना हुआ है और वही एक स्थिरता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि वैश्विक वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो आपको बता दें फिलहाल 2025 की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो करीब 6.5 रहने का अनुमान जताया गया है। उम्मीद ये है कि इसमें भी परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, संशोधन होगा। लेकिन जो वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2024 में वो अनुमानित है करीब 3.2%, जबकि 2025 में अनुमानित है 3.3% रहने का जो अनुमान है वो जताया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो वैश्विक वृद्धि दर है वहाँ पर 3.2% की जो आर्थिक वृद्धि का अनुमान है, जबकि भारत की हम बात करें, देश की अगर बात की जाए तो करीब 7% की आर्थिक वृद्धि के साथ लगातार जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये IMF ने जो फिलहाल जानकारी साझा की है उसके आधार पर आपने आपको बताया। लेकिन आने वाले समय में और किस तरीके से, क्योंकि ये दूसरी बार हमने देखा है, इससे पहले करीब 6.5 का अनुमान जताया गया था, फिर 6.8 हुआ और अब 7% का अनुमान। हालांकि 2023 में हमने देखा कैसे 8.2% पे हम पहुंचे। ऐसे में अर्थव्यवस्था किस गति से आगे बढ़ेगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर चरण सिंह, जो कि अर्थशास्त्री हैं और इसके साथ साथ CEO हैं ईग्रो के। डॉक्टर चरण सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका इकोनॉमी टुडे में। तो ये जो अर्थव्यवस्था का कल आप आंकड़ा देख रहे हैं IMF से आया है जी, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। आपको पता है कि हमारे 6.8% का एवरेज था, जो कहा था कि 2024 में आगे बढ़ेंगे, इन्होंने उसको रिवाइज करके 7% कर दिया है। पर मुझे ये भी अभी कम लग रहा है। आपको मालूम है कि पिछले वर्ष हमने दुनिया को सरप्राइज किया था, 8.2% पे हम चले थे। तो मुझे लगता है कि हमारे में क्षमता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रही है। जब इंटरव्यू हुई तो उसमें चीफ इकोनॉमिस्ट IMF कह ही रहे थे कि पॉलिटिकल रीजंस के कारण भी ग्रोथ पे असर पड़ सकता है, पर हमारे देश में तो इलेक्शन हो चुकी है, कॉन्टिन्यूटी रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग ने सिर्फ दुनिया को एक बार फिर सरप्राइज कर देना है कि 7% से भी आगे हम बढ़ सकते हैं। देश में काफी मजबूती है, देश की यंग यूथ एम्प्लॉयमेंट भी चल रही है, देश में प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी अच्छी चल रही है, मॉनसून भी अच्छी हुई है। तो इसलिए मुझे तो पूरा विश्वास है कि 7% जो इन्होंने अनुमान लगाया है इससे हम आगे बढ़ेंगे। इससे आगे जो और अच्छी बात है, मैंने जो देखा है देश के लिए जो प्रगति वाली बात है, चाइना का बेशक इन्होंने थोड़ा ऊपर रिवाइज किया, पर अगर 5 साल आगे का अगर आप प्रोजेक्शन देखें चाइना का, वो 3-3.5% पे है, जबकि हमारा प्रोजेक्शन 6, 6.5, 7 पे चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उससे हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी अगले 5 सालों में बहुत ज्यादा आने वाली है। जी बिल्कुल चरण सिंह जी, लेकिन जिस तरीके से जो उसमें एक मुख्य कारण बताया गया है वो है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो एक तरीके का निजी उपभोग बढ़ा है, यानी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है ये? तो एक बात है, दुनिया भर में ये थोड़ा डर है
कि क्योंकि जो विकसित देश हैं वो इतनी गति से आगे नहीं बढ़ रहे। आपको पता है अमेरिका की भी ग्रोथ रेट थोड़ी कम की गई है, तो उधर इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा है, जिस कारण ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। तो फिर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 7% इंडिया कैसे ग्रो करेगा। पिछले वर्ष हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया था, तो मुझे लगता है एक्सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, पर आईएमएफ ने यह भी बताया है कि जो परचेजिंग पावर है, जो डेवलपमेंट है रूरल एरियाज में, वो भी बढ़ने वाली है। तो इंडिया को किसी किस्म का कोई फिक्र नहीं है कि अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था थोड़ी डगमगा रही है या थोड़ी स्लो है इंटरेस्ट रेट कारण या इन्फ्लेशन कारण, क्या जी। इंडिया की ग्रोथ रेट पे उस पर असर पड़ेगा? नहीं, हम्म। क्योंकि हमारी रूरल डिमांड, रूरल इकोनॉमी अभी काफी अच्छी कर रही है। तो जी। हिंटरलैंड्स में भी ग्रोथ टियर 2 टियर 3 सिटीज में और रूरल एरियाज में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बेटर एग्रीकल्चर, बेटर एग्रो प्रोसेसिंग, बेटर ऑल्टरनेटिव जिसमें फिशरीज वगैरह की बात करते हैं, जी। तो वहां पर भी काफी बढ़ोतरी हो रही है ग्रोथ में। तो रूरल एरिया सपोर्ट भी काफी आने वाली है। रूरल एरियाज में हमारे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं वो भी किस्म का डिमांड क्रिएट करते हैं। एमएसपी की भी सपोर्ट डिमांड जनरेट करती है। तो हम्म। ये सारी चीजें रूरल एरियाज में ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो वही आईएमएफ कह रहा है कि जी। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सॉलिड है। अगर वर्ल्ड ग्रोथ पे भी फर्क पड़ रहा है, ट्रेड पे फर्क पड़ रहा है, इंडिया की ग्रोथ सॉलिड। जी। ट्रेड में भी उन्होंने कहा कि जी। देखिए वर्ल्ड में टैरिफ वॉर चल रहा है, लोग टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा 3000 टाइप पिछले वर्ष बढ़े हैं, जबकि 1000 2019 में कोविड से पहले हुआ था। ये टैरिफ वॉर करके भी मल्टी ट्रेड के असर पड़ सकता है, बिल्कुल एक चरण उनका सिंह जी, लेकिन अनुमान है। जो 2023 के जब आखिरी तिमाही की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने देखा था जनवरी से मार्च के दौरान जो एक गति थी वो अर्थव्यवस्था में नजर आई, और इस साल के चालू वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही है उसमें भी हम मान के चल रहे हैं कि उसी का असर है, वो लगातार एक जो स्पीड है वो बनी हुई है। लेकिन क्या माना जाए कि आने वाले समय में क्या करीब 8% की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसमें कुछ स्थिरता हमारे देश में आएगी? मुझे तो लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके मैंने कहा कि हमने पिछले वर्ष सबको सरप्राइज किया 8.2% ग्रोथ अचीव करके, जी। इस बार भी हमें वही लग रहा है कि आईएमएफ अभी तो सिर्फ शुरू में कह रहा है कि 0.2 बेसिस पॉइंट उन्होंने हमारी ग्रोथ रेट को बढ़ोतरी दी है, पर जिस तरीके कॉन्टिन्यूटी कंट्री में मेंटेन हुई है और जिस तरीके ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का बिहेवियर चल रहा है और एग्रीकल्चर की अच्छी प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर की सोइंग सब ठीक चल रही है, तो मुझे लगता है 8% ग्रोथ हमारे लिए अनहोनी नहीं है। मेरा तो अपना जी। विचार है कि जिस तरीके दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, इंडिया का रोल खास करके सर्विसेज में, एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी सर्विसेज एंड बैंकिंग में यूपीआई का जो रोल है, ये जी। हम लोगों को काफी बढ़ोतरी देने वाला है। तो हमारी ग्रोथ रेट तो 7 से हमेशा, मेरा जो विश्वास है, ज्यादा ही रहेगा अगले 3 तिमाही में जो इस साल का अनुमान लगेगा। जी उसके बिल्कुल, अलावा क्योंकि चरण सिंह जी, तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं उनमें ये ट्रेंड हमने देखा है कि कैसे जो पहले अनुमान जताया गया था उसको बदलना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। और फिर चाहे रेटिंग एजेंसी की हम बात करें, आईएमएफ की बात की जाए, क्योंकि जहां तक मुझे याद है पहले करीब 6.5% का अनुमान दिया गया था, उसके बाद ये अप्रैल में करीब 6.8 हुआ, और अब जो हम देख पा रहे हैं 7% इसको कर दिया गया है। और उम्मीद, जैसा कि आप जता रहे हैं, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें और लगातार इजाफा हो। लेकिन जब इसमें खासतौर से जो सरकार की नीतियों की अगर बात की जाए, क्या एक सरकार की स्थिरता के कारण भी ये जो एक स्थिरता अर्थव्यवस्था में नजर आ रही है, मजबूती नजर आ रही है? ये जो प्रश्न आपने पूछा एकदम बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि आज की आईएमएफ की रिपोर्ट और उसके बाद जो इंटरव्यू हुई उसमें चीफ इकोनॉमिस्ट वगैरह सब लोग कह रहे थे कि दुनिया भर में वित्तीय घाटा और वित्तीय डेट, जो उन्होंने डेट ले रखा है, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए फिस्कल स्पेस बहुत कम है। और आपको मैं खुशी की बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश में वो स्थिति नहीं है। उसका मूल कारण ये है, जब कोविड में हम लोगों ने मीडियम टर्म के बारे में सोचा था। आज आईएमएफ ने अपनी इंटरव्यू में कहा है कि दुनिया में देशों को मीडियम टर्म के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग कोविड में ऑलरेडी मीडियम टर्म सोच रहे थे, इसलिए जब हमने कोविड के कारण जो हमने राहत कार्यक्रम किए, उनको 3 साल, 4 साल, 5 साल में ऊपर बांट के दिखाया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उन दिनों में बढ़ा था, वो आज असर दिखा रहा है। जी। हमारा जो वित्तीय घाटा बिल्कुल ट्रेंड पे चल रहा है और हमारा जो डेट है कंट्रोल के अंदर चल रहा है, 80% के करीब है। जब दुनिया भर के देश कहते थे कि 60% का पैमाना होना चाहिए और वो 100 से ऊपर जा चुके हैं,
उन सब में हम लोग सबसे आगे हैं। जो आज आईएमएफ लोगों को सलाह दे रहा है, वो हम लोग पिछले 4 साल कोविड के दौरान उसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो वो जी। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इस तरीके अभी अगले 10 दिन में बजट आने वाला है। कुछ इंटरिम बजट भी आया है। ये सारी क्रिटिकल साइकिल्स के बावजूद बजट ने एक फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया है। जी। तो वो तो चीज हमारे देश के लिए बहुत ही सेलिब्रेटरी है और खुशी की बात है कि जो हम लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं, वो आईएमएफ अभी दुनिया को बता रहा है कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जी, हैं। बिल्कुल। और तो मुझे इसमें वो चरण सिंह कंटिन्यूटी जी, लगती है। महंगाई का भी जिक्र किया गया है कि वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए जो महंगाई दर है उसमें भी कुछ गिरावट है। और उसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एशिया के जो अलग अलग देश हैं वो एक तरीके से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ भारत सबसे आगे बल्कि पूरे विश्व की जब हम बात करते हैं तो तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था लगातार बना हुआ है। लेकिन ये जो स्पीड फिलहाल हम देख पा रहे हैं क्योंकि रोज़गार सृजन लगातार हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब की हम बात करते हैं, जो निर्यात है उसमें इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। बजट का आपने यहाँ जिक्र किया, क्या उसके बाद और तेज़ गति जो है वो मिल पाएगी इन तमाम क्षेत्रों में? मैं एक भ्रम क्लियर करना चाहता हूँ इन्फ्लेशन का। देखिए, अगर 30 वर्ष का एवरेज लेंगे, तो हमारे देश में 30 वर्ष का एवरेज करीब 6% इन्फ्लेशन पे आता है। अगर दुनिया भर का 30 वर्ष का अमेरिका का, इंग्लैंड, यूरोप का लेंगे, उनका 1.8, 1.7% आता है। इन जी। लोगों की इन्फ्लेशन 10 पर चली गई, जो 30 ईयर एवरेज इनका 2 के कम है और आजकल भी 3, साढ़े 3 के आसपास चल रही है, जो इनके डबल समझ लीजिए 30 साल की एवरेज है। अब हमारा देख लीजिए, हमारी इन्फ्लेशन अभी टमाटर के भाव थोड़े बढ़े हुए हैं, थोड़ी इन्फ्लेशन इस बार जो आंकड़े आए हैं थोड़ा ऊपर आया है, पर 6, 7, 8 के आसपास ही हम लोग घूमते रहते हैं। तो ये जो भ्रम हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत हावी है, वो मुझे आंकड़ों में तो नहीं दिख रही है। जी, जबकि बिल्कुल। और दुनिया भर ख़ासतौर से में जब अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं चरण सिंह जी, तो कहीं न कहीं जो आंकड़े हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। और जो भी अभी आंकड़े हमने दर्शकों को भी बताए, जिन आंकड़ों का आप भी जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं आंकड़ों के माध्यम से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में और किस तरीके से जो विकास है वो देश में देखने को मिलेगा। मेरी मेरी नज़र में हम लोग 7% से ज़्यादा जाएँगे, वो जी। मुझे क्लियर लग रहा है, क्योंकि मैं सरप्राइज़ पहले भी दिया है। जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, मेरी नज़र में हम लोग 6-7 के आसपास ही रहेंगे। रिज़र्व बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि हम लोग कंट्रोल कर पाएँगे, 4.5-5 के आसपास आ जाएँगे, आ भी सकते हैं। पर जी। दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन का रेट इतना हाई चल रहा है, वहाँ पर हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो हमारे देश में होने वाला नहीं है। जी, फिस्कल बिल्कुल। डेफिसिट और डेट का जहाँ तक सवाल है, मुझे हुँ। पूरा विश्वास है कि जो बजट आ रहा है, उसमें हम लोगों ने फिस्कल कंसोलिडेशन का रास्ता जो अपनाया हुआ है, जी। कोविड के दौरान भी अपनाया था, वो चलता रहेगा। डेफिसिट भी कंट्रोल में रहेगा और हुँ। हमारा डेट भी कंट्रोल में रहेगा। जी, बिल्कुल। और हमारे इस टैक्स बजट से तो कलेक्शन ख़ैर आम जनता जो है उसको भी काफ़ी उम्मीदें हैं। उसके बारे में भी अपने दर्शकों को आगे हम यहाँ दिखाएँगे किस तरह से जनता की राय है। फ़िलहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर आपने जाना किस तरीके से जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिल रही है, ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि तमाम जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं उन्हें अपने पूर्वानुमान में अब लगातार बदलाव करना पड़ रहा है। फिलहाल